हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरी नई सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। इसमें हमने प्रीलिम्स एग्जाम को फोकस किया है। प्रीलिम्स को फोकस करने के पीछे का क्या रीजन है? आपको पता है कि प्री पूरे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर अधिकतर लोग बाहर हो जाते हैं जो इस तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप पूरी साल क्या होता है कि मेंस में या फिर आप पढ़ाई में लगे रहते हो, लेकिन प्रैक्टिस वाला पार्ट कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो। और जब आप प्रैक्टिस वाला पार्ट मिस कर जाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक पोर्शन आपका कमजोर रह जाता है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि कम से कम ये जो पहली सीढ़ी है यहाँ पर आप ना रुके। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, जब आप प्री पास करते हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपकी इस तैयारी में प्रीलिम्स वाली स्टेज के लिए ये नई सीरीज है जो वो लाई गई। और लगातार मुझे मेल मिले बच्चों के, लगातार जो पेड में बच्चे हैं वो एक कंटिन्यूअस एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्री कैसे निकालें। मेंस तो ठीक है, मेंस हम डायरेक्ट लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हमारा जो पेड बैच है उसमें लगातार इन चीज़ों की सुविधाएं हैं, लेकिन जो प्री है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। की भी सुविधा है लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। तो फिर इसलिए ये सीरीज यहाँ पर लाई गई है। सुबह 8 बजे डेली मैं आपके साथ सीरीज को लेकर के आऊंगा और आपको इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, ये मैं एक-एक चीज़ इसमें बताऊँगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सीरीज़। और सबसे पहले मैं आपको प्री का एक सिलेबस दिखा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जीएस के पोर्शन को डील करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने जीएस पेपर 1 का प्री का सिलेबस लेकर आया हूँ। अब देखो, आप जब प्री देखते हो, तो क्या दिखता है सिलेबस में? सिलेबस में सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की शाम की घटनाएँ, मतलब आपको करंट अफेयर्स सीधे-सीधे आपको दिख रहा है, ठीक है? करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है? भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक? हिस्ट्री लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखिए ज्योग्राफी दिख रहा है। तो मतलब मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप सिलेबस वाला पार्ट देखते हैं, तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका जो इकोनॉमी है, ये आपको दिखेगा, आपका एनवायरनमेंट आपको दिखेगा, आपको साइंस एंड टेक दिखेगा, है ना? इतनी ही चीजें तो दिख रही हैं, लेकिन इनकी डिटेलिंग कहीं नहीं दिख रही। तो इसलिए जब हम तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते हैं और उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वहां से हम आइडिया लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे गए हैं, किस पोर्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब यूपीएससी ने किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और किस सब्जेक्ट से वो कम चला। हालांकि यूपीएससी का ट्रेंड बदलता रहता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। और क्या डेप्थ रहनी चाहिए ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाज लगाते हैं। यही तरीका है ना? आप लोगों ने एमसीक्यूज लगा लिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कई सारे नहीं भी किए हैं तो अभी कर लीजिएगा उनको और हम भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देखिए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो चार्ट लेकर आया हूँ ये है कि सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी प्री में, उनका क्या वेटेज रहा है, कैसे रहा है, ये सारा। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर आप 14 से देखिए लगातार लिखे हुए, तो चलो मैं आपको अगर पिछले 4 सालों की ही बात कर लें या 5 सालों की बात कर लें, तो आप देखिए 22 सवाल हिस्ट्री से, 17, 20, 10, 14 और 14, ठीक है? उसके अलावा ज्योग्राफी से आप देखिए, लास्ट ईयर का ही आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में 16, पॉलिटी में 15, इकोनॉमिक्स में 14, साइंस एंड टेक में 12, एनवायरनमेंट में 14 और करंट अफेयर्स में 15, ठीक है? तो यानी कि ये सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें से कोई भी हल्का नहीं है। लेकिन अगर आप कोर की बात करते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका करंट अफेयर्स ले लीजिए, ठीक है? तो अगर हम इतने की भी बात करें तो 60% आप ला सकते हैं। पेपर पास करने के लिए इतना तो ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर पाए। इसलिए हमें क्या है कि सारे पोर्शंस की तैयारी मजबूत रखनी। पेपर में कट ऑफ हमें ये बता देता है ना? इस चार्ट का आप चाहें तो फोटो भी ले सकते हैं और इसको प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं कि किस साल किस हिस्से से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है? और अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि
कट ऑफ तो देखिए अभी आप ये देखिए 18 से अगर देखेंगे तो 98, 98, 92.51, 87, 88 मतलब ये जो आपका कट ऑफ है ये कम हो रहा है। ठीक है, मैं जनरल को ही बेस बना के चलते हैं, तो कट ऑफ है जो वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा कहें तो आप 50% अगर मार्क्स ले आते हैं प्रीलिम्स में तो आप सेफ साइड हो गए ना, सेफ साइड रहेंगे, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टारगेट है जो वो आप 60% को लेकर के चलिए ना, एक टारगेट अपना रखना चाहिए। 60% का हम टारगेट लेके चलेंगे प्री में, और फिर उसके बाद 50% भी आ गया तो भी आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 50 से अगर कम है तो फिर वही बॉर्डर लाइन वाली कंडीशन रहती है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन। ठीक है, उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे प्लान करें आगे। तो इसलिए ये कंडीशन मत छोड़ना, आर या पार की लड़ाई लड़ना, और 60% को टारगेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सीरीज का आपको सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, तो अगर ये पहला क्वेश्चन है जो आपने आपके सामने है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका तरीका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई भी क्वेश्चन, जैसे 2 आया तो आपके सामने जो आया, ये आया तो आपके, जैसे ही ये क्वेश्चन सामने आएगा तो उस वक्त आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है। और मेरी क्लास में एक रिक्वेस्ट सबसे है, जब भी मेरी क्लास में बैठे तो पेपर और पेन आपके हाथ में, बिना पेपर पेन के इस क्लास का मैक्सिमम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो इसके आंसर्स हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो पेपर और पेन आपको साथ लेकर के बैठना है। और यहाँ पर जो मेन चीज है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, उसका तरीका ये है कि पहले आपने पॉज कर देना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है। मैं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा साइड हो जाऊंगा, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा साइड हो जाऊंगा, ताकि आपको आराम से क्वेश्चन दिख जाए। पॉज कर देना, पढ़ना, और पढ़ने के बाद इसका आंसर है जो वो आप अपने पेज में लिख लें। फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट करना, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना। फिर उसके बाद आप ये देखना कि आपका आंसर और क्या ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आंसर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टेज कौन सी है, ये है आपकी सीखने वाली। ठीक है, ये आपकी सीखने वाली स्टेज है। ठीक है, तो ये आपकी क्योंकि सीखने वाली स्टेज है, तो वो कंडीशन जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहां पे वो चीजें कि क्यों गलत हुआ है इस पर फोकस की। ठीक है, पूरा फोकस इस पर होना चाहिए आपका कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ और उससे आपने क्या नया सीखा। और भले ही आपका क्वेश्चन सही भी हो जाए, तो अगर सही हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स जो आपको नहीं पता है और एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको पता चले तो उनको लिख ले, तभी इसका मैक्सिमम फायदा आप ले सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ, टेलीग्राम पे मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। हाल ही में कल से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी अभी सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास हुई है। कल आप ये देख पा रहे हैं 22 सितंबर ना, 22 सितंबर यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हुआ था। और 22 सितंबर से क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है तो अभी आपकी सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास शुरू, अभी भी आप इसमें चाहें तो एडमिशन ले लें अगर आपका टारगेट 2024 है तो। ठीक है, इसमें हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। फीस आपकी क्या है, ओम लाइव कोड लगाने के बाद 29,999 में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है, कई बार बताए जा चुके हैं। आवासीय कार्यक्रम भी है इसके तहत, फाउंडेशन तो करवाया ही जाएगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स के तहत प्री को फोकस किया जाएगा, मेंस को भी फोकस किया जाएगा सक्सेस इन मेंस के तहत। ठीक है, आवासीय कार्यक्रम में प्री पास होते ही आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और यहाँ पर सारी तैयारी फिर आगे की करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहले क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में रुद्रदामन की विजय और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। ठीक है, एक ये चीज, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उसमें रुद्रदामन की विजय और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख में खारवेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तीसरा, मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
बताइए। तो अगर हम पहले वाले को देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख है जो, ये आपका खारवेल से संबंधित है। ये खारवेल से संबंधित है। कौन सा? हाथी गुम्फा। ठीक है, ये आपका खारवेल से संबंधित है। खारवेल यानी कि कलिंग के राजा। ठीक है, कलिंग वाला पोर्शन, कलिंग। दूसरा देखिए, जूनागढ़ वाला है जो यहाँ पर खारवेल का बता रहे हैं, जबकि जूनागढ़ अभिलेख है जो, ये किससे संबंधित है? ये रुद्रदमन से संबंधित है। पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि जूनागढ़ है जो वो रुद्रदमन से संबंधित है, ना कि आपके खारवेल से। ठीक है, और ये जूनागढ़ कहाँ पर, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आप, ठीक है, अगर हम इस तरीके से कुछ माने तो इस जगह पर ना, इस जगह पर आपका क्या है, ये गिरनार वाला एरिया, जिसके तहत आपका, जिसके तहत आपका कौन सा, जूनागढ़, ये वाला। कलिंग के बारे में हमने बताया, हाथी गुम्फा है जो खारवेल से संबंधित है। कलिंग, कलिंग किधर, ये उड़ीसा के आसपास इधर। ठीक है, उड़ीसा वाला ये कलिंग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मंदसौर, मंदसौर अभिलेख है जो यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मंदसौर वाला ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये मालवा, मालवा पठार आपने सुना होगा, मालवा का प्लेट्यू है जो, ठीक है, इधर। ठीक है, ये आपका मालवा मतलब इंदौर वाला, ठीक है, मालवा। इसी के ऊपर इधर क्या है, ये इधर आपका बुंदेलखंड वाला, ठीक है, बुंदेलखंड वाला, ये हो गया आपका मालवा, ये बुंदेलखंड वाला। इधर ये आपका क्या हो गया, ये बघेलखंड वाला, इसी के नीचे, ठीक है, बघेलखंड वाला। तो ये वाला क्षेत्र हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मालवा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए, ये जो अभिलेख है इससे संबंधित। तो अगर हाथी गुम्फा की बात करेंगे तो वो खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो रुद्रदामन से संबंधित है। और आपका जो मंदसौर है वो आपका यशोधर्मन से संबंधित है, जिसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कितने सही बताइए? दो गलत हो गए, एक सही है, मतलब सिर्फ एक सही है। तो आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। ठीक है, केवल एक सही। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? सूफी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। किस पर? मूर्ति पूजा। ठीक, ध्यान में रखिएगा, सूफी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, तथा संगीत और गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे और भाव विभोर होकर नाचते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सूफी मत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एकदम सादा जीवन बिताने वाले लोग थे। सादा जीवन, ठीक है, सादा जीवन बिताने वाले लोग थे। और ये यहाँ पर जो परंपरा चलती थी वो कैसी थी? वो आपकी गुरु शिष्य परंपरा थी ना, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य में गुरु को पीर कहा जाता था और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। मुरीद, ठीक है, मुरीद कहा जाता था शिष्य को। इसके अलावा ये इनकी परंपरा में क्या था कि एक उत्तराधिकारी चुनने का नियम था, जिसको वली कहते थे। ठीक है, वली, उत्तराधिकारी। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको कुछ पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि इस शब्द का निम्नलिखित में से क्या मतलब है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं। अगर पुराने एंशिएंट और मेडिवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कई बार वो इस तरह की शब्दावली भी पूछ लेते हैं, या इसके अलावा जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ठीक है, उसके शब्द जरूर पूछे। वो आपको, जो अगर हम एंशिएंट की बात करें तो मौर्यन टाइम के या गुप्ता टाइम के, ठीक है, वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, वली, पीर, मुरीद। इसके अलावा अगर एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं इनके बारे में, तो ये एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, मतलब ये एकेश्वरवादी, एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बाकी इसके अलावा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इनकी अगर आप सूफिज्म को देखेंगे तो सूफिज्म को क्या, दो, इसका जो सिलसिला है सूफी सिलसिला, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, सूफी सिलसिला है जो सूफी, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आपका बाशरा और एक बेशरा। ठीक है, बाशरा और एक बेशरा। बाशरा जो कौन होते थे? जो इस्लामी विधान को मानते थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जो बेशरा है वो इस्लामी विधान से बंधे हुए नहीं थे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये नहीं, ये बंधे हुए इसमें से नहीं थे। ठीक है, मतलब अगर आप बेशरा को कहेंगे तो आप ऐसे याद रखिए कि ये घुमक्कड़ टाइप के लोग थे। ठीक है, घुमक्कड़, ठीक है, नोमैडिक।
घुमक्कड़ टाइप के थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो तीनों सही हैं, तो यानी कि सभी तीन सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है गलत? ये इसलिए गलत है क्योंकि इसकी स्थापना बंबई में की गई थी और बाद में इसको ट्रांसफर किया गया था लाहौर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि पहले इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी और फिर बाद में इसको लाहौर ट्रांसफर किया गया। दूसरा देखिए, आर्य समाज का मूल उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था, शुद्ध रूप से स्थापित करना था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज का जो मूल उद्देश्य है, ये है कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। ठीक है, आप लोगों को ये सब लिखने और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कितने सही हुए। ठीक है, इसलिए साथ में बने रहिएगा और शेयर करिए इस सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है, लाइक कीजिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। चलिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन पूछा है यहाँ पर? तो देखिए, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। ठीक है, इसके बारे में अगर आर्य समाज के मूल उद्देश्य के बारे में तो आपको पता चल ही गया, तो इसका अगर मेन एम देखेंगे तो क्या था कि जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका पढ़ने वाला प्रभाव है जो, उसको यहाँ से रोकना। ठीक है, ये भी इसका एक मूल उद्देश्य था और हमारी जो संस्कृति है उसको आपस में बांध के। ठीक, इतनी चीजें आपको कम से कम इसमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस चीज से संबंधित है? युग्मों से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए, संस्था और संस्थापक। मित्र मेला, वीडी सावरकर, बिल्कुल सही। मित्र मेला जो है वो वीडी सावरकर ने 1899 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और कहां से किया था ये भी पता होना चाहिए, तो नासिक से किया था। उसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA की बात करें, एक HRA भी था ना, HRA, ये किसका था? सचिंद्र नाथ सान्याल वाला। ठीक है, ये वाला क्या है? HSRA, HSRA ये किसका है? ये आपका चंद्रशेखर आजाद का, बिल्कुल सही है। और ये कब किया था? 1928 में, और 1928 में किया था, और कहां से किया था? दिल्ली से किया था, दिल्ली से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारतीय गणतंत्र सेना, भारतीय गणतंत्र सेना ये किसका है? सूर्यसेन का है। ये कब का है? ये आपका 1930 का है, 1930। और ये आपने चटगांव से स्टार्ट किया, चटगांव। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तीनों यहां पर सही है, पूछा गया है कि कितने युग्म सही हैं, तो तीनों सही हैं, तो सभी तीन सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। स्थल मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी गहराई 10 से 200 किलोमीटर मानी जाती है। लिथोस्फीयर है ना, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, की गहराई 10 से 200 किलोमीटर मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यह भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना है। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट लिथोस्फीयर के मामले में बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा हो लिथोस्फीयर का, ठीक है, तो ऐसा करके कुछ आपने स्ट्रक्चर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, जिसमें ये आपका क्रस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका मेंटल हो जाता है और ये आपका कोर हो जाता है। इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा अपर मेंटल, ये हो जाएगा आपका लोअर मेंटल, ये हो जाएगा आपका आउटर कोर, आउटर कोर, और ये हो जाएगा आपका इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, ऊपरी मेंटल, और आपका लोअर मेंटल, नीचे वाला मेंटल। और यह आपका जो है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इसमें आउटर कोर, सॉरी आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक, इस तरीके का आपने देखा होगा। इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती है ना, इम्प्यूरिटीज जो होती हैं उसमें क्या होता है कि आपने अगर सुनी होगी तो इसके इसके बीच की होती है, देखो यहाँ पर आउटर कोर और आपका जो सॉरी आउटर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट,
अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो कौन सी इंप्योरिटी होती है, यहाँ पर होती है कोनराड, ठीक है, कोनराड के अलावा फिर यहाँ पर होती है, इस जगह पर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है, इसके बीच में होती है आपकी मोहो, मोहो। उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इसके बीच में आपकी कौन सी होती है, रेपिटी, है ना, रेपिटी। और फिर अपर मेंटल और ये सॉरी यहाँ पर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच कौन सी होती है, यहाँ होती है आपकी कोनराड हो गई, मोहो हो गई, रेपिटी हो गई, और ये हो गई आपकी गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और ये आपकी इन दोनों के बीच में कौन सी होगी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होगी आपकी लेहमन, ठीक है, लेहमन। तो ये, तो अगर आप इस पे देखेंगे तो वैसे अगर मैं इसके इसकी बात करूं कि क्या इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट, क्रस्ट में आपका होता है सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। जो आपका मेंटल है इसमें क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। और आपका जो ये है कोर है, इसमें क्या होता है, निकल और आपका आयरन, और कुछ कुछ बुक्स पे सिलिका भी लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखना, ठीक है, सिलिका, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में सिलिका भी दिया हुआ है, तो सिलिका भी आप याद रखिएगा। तो इतनी चीजें आपको कम से कम इसमें पता होनी चाहिए। एक बार इस डायग्राम को जरूर देखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिलती है, ठीक है। थलमंडल के बारे में कि गहराई कितनी कही जाती है, 10 से 200 किलोमीटर तक कहा जाता है इसको, ठीक है। और जो इसमें ग्रेनाइट की चट्टानों की बहुलता होती है, सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाया जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिथोस्फीयर है जो वो किससे बनेगा, लिथोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे, स्थल मंडल की बात करेंगे, तो क्रस्ट वाला पार्ट, और साथ में आप ये क्रस्ट वाला तो लेंगे ही लेंगे, साथ में ये अपर मेंटल वाला पार्ट भी ले सकते हैं, अपर मेंटल, ठीक है, ये वाला पार्ट भी इससे मिल करके जुड़ा हो बनता है। तो ये हो गया आपका स्थल। तो यहाँ पर क्या है, तीनों सही है, तीनों सही है, तो मतलब सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट लोगान, क्योंकि आपको पता है कनाडा अभी चर्चा में है, तो जब भी ऐसा कुछ हो कि आपको कोई भी जो कंट्री है अचानक से चर्चा में आ जाए, अभी तक बहुत अच्छे संबंध थे कनाडा से हमारे, लेकिन अभी आपने देखा कि जो निज्जर है जो की हत्या हुई है, उसके बाद से जो है वो समस्या आई है। निज्जर वाली हत्या मतलब कि जो एक खालिस्तानी ग्रुप का आदमी जो कि वहां पर जिसकी हत्या हुई है, कनाडा ने कहा कि भाई इसकी हत्या में भारत का हाथ है, ठीक है, जिससे कि 5 आई अलायंस है ना, 5 आई का जो संगठन है, अलायंस है, वो एक्टिव हो गया। और 5 आई अलायंस में कौन कौन आता है आपका, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपका यूएस आता है, यूके आता है, आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और न्यूजीलैंड आता है, और आपका कनाडा तो है ही। तो ये 5 देश हैं। तो ये एक अलायंस है, और इन्होंने कहा कि अगर कनाडा में ऐसा हुआ है तो भारत का अगर उसमें हाथ है तो इसकी प्रामाणिकता को जज करें, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कनाडा की जो संप्रभुता है उसका हनन, ठीक है, सॉवरेनिटी का उनके हनन है। तो ये चीज है, और क्योंकि आपको पता है कि कनाडा किसका पार्ट है, कनाडा आपके नेटो कंट्रीज का पार्ट है ना, नेटो में आता है। और नेटो क्या कहता है, नेटो क्या कहता है कि अगर उनके किसी भी एक सदस्य का ना, किसी भी एक सदस्य के साथ अगर ऐसी स्थिति होगी कि उसके यहाँ पर मान लीजिए हमला होता है, तो सब मिल करके उस देश में हमला करेंगे। तो ये अपने आप में खतरा, हालांकि इंडिया ने डिनाई कर दिया और फिर उसके आगे स्टेप्स भी लिए गए। अभी उधर से स्टेटमेंट भी आया है कि नहीं, अब हमारे ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे रिलेशन, हम मतलब कनाडा से जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये भी है कि हम उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ भारत के, ठीक है, खैर। तो इसलिए कनाडा से एक क्वेश्चन हमने रखा है इसमें, और आपको कनाडा के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए
कि माउंट लोगान है जो वो कनाडा की उच्चतम शिखर है। मैकेंजी नदी है जो वो कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ग्रेट बैरियर लेक कनाडा की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली झील है और कनाडा विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा धारण करता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन कौन से सही है, कितने सही है बताइए। तो देखिए इनमें से सभी सही है और क्योंकि ये सभी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो इनको आप याद कर लीजिए और इनको मैप में लोकेट कीजिए। माउंट लोगान, मैकेंजी, ग्रेट बैरियर लेक और आपका जो ये मतलब ये एक फैक्ट है कि कनाडा विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कृष्णागिरी पर्वतों का विस्तार दक्षिण भारत में है। बताइए सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कृष्णागिरी, कृष्णागिरी का मतलब क्या हुआ, ये काराकोरम का नाम है। इसका काराकोरम रेंज है। ठीक है, काराकोरम रेंज है जो उसका नाम है कृष्णागिरी। तो कृष्णागिरी पर्वतों का विस्तार दक्षिण भारत में नहीं है, तो हिमालय ऊपर की तरफ है। काराकोरम तथा कैलाश श्रेणी मुख्य हिमालय का भाग है। यहाँ पर मुख्य हिमालय के लिए बोला जा रहा है, मुख्य हिमालय का भाग है। बताइए ये सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आती हैं आपकी? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है, कैलाश रेंज आती है, जास्कर आती है। कैलाश, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ठीक है, कुछ बुक्स में हालांकि जास्कर को लेकर के ये है कि इसको मिक्स में बताया गया है कि थोड़ा इसका हिस्सा ट्रांस में है, ट्रांस हिमालय का, और थोड़ा सा मेन हिमालय, मुख्य हिमालय का पार्ट। ठीक है, लेकिन इसको आप ट्रांस हिमालय में काउंट, क्योंकि कुछ अगर उसमें है तो ट्रांस हिमालय में भी तो आएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये आपके मेन हिमालय का पार्ट नहीं है, मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं है। काराकोरम और कैलाश ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सही है, परंतु भारत की सबसे ऊंची चोटी जो मुख्य हिमालय में स्थित है वह कौन सी है? कंचनजंगा है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये सही है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की बात हो रही है, क्या है? माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि मुख्य हिमालय में है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा एक और फैक्ट, अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, इसका नाम आप गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो कि मुख्य हिमालय में है, क्योंकि केटू कहाँ पर है? केटू तो ट्रांस हिमालय में है ना, केटू आपकी ट्रांस हिमालय में है ना कि मुख्य हिमालय में, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है ना। कंचनजंगा है जो भारत में है, लेकिन यहाँ पर मुख्य हिमालय लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची तो केटू है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये लोकेशन किधर आ जाता है ना, ये ट्रॉपिक्स में आ जाता है। तो ये क्योंकि ट्रॉपिकल का पार्ट है इधर वाला, पूर्वी हिमालय वाला जो है, मतलब ट्रॉपिक के पास का है, पास में है, तो इसलिए यहाँ पर जैव विविधता है जो वो ज्यादा है। आप ये चीज देखते भी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपका जो जैव विविधता है वो हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू आपका पश्चिमी हिमालय ना, पश्चिमी हिमालय से जब आप कंपेयर करते हैं तब। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया। तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है और पहला और दूसरा है जो ये गलत है, तो यानी कि 2 सही हैं 2 गलत हैं, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 सही हैं 2 गलत। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत एक परिसीमन आयोग, परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अभी आपको हाल ही में एक खबर सुनने में मिली होगी
कि गृह मंत्री ने कहा कि जैसे ही ये आपका इलेक्शन होगा, उसके बाद सेंसस जो कि 2021 में आना था लेकिन अभी तक अटका हुआ है, वो जनगणना उसकी और साथ में ये परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है? तो ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, तो इसलिए आपको परिसीमन के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। परिसीमन जनगणना के बाद जैसे सेंसस होता है, तो उसके बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 81 है जो ये एक की फैक्टर है। क्या आपको पता है 81 है? तो ये देखिए गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये है 82 ना कि 81। ठीक है? 81 किस चीज़ से संबंधित है? 81 आपकी जो लोकसभा में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ से संबंधित। तो जैसे पहले कितनी थी? 552 थी, जिसमें से क्या हुआ कि आपका जो ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, संवैधानिक संशोधन था। उसके तहत क्या किया गया कि 2 एंग्लो इंडियंस जो थे उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है? 2 एंग्लो इंडियंस जो थे उनको खत्म किया गया और इन इसके बाद कितनी हो गई? 550। ठीक है? तो वो 81 का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो परिसीमन जन के बारे में बोला गया है, ये 82 का पार्ट है, ना कि 81। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो आपका गलत हो। ठीक है? आपको पता है परिसीमन का काम क्या है? जितनी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है? उनका बंटवारा करना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या है, जो जनसंख्या के आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है। ठीक है? तो जनसंख्या जितनी जिस जगह पर होगी उसके हिसाब से, क्योंकि जनसंख्या में बदलाव आता है। तो अभी आपको पता है कि क्या चल रहा है? विमेंस रिजर्वेशन बिल वाला चल रहा है। विमेंस रिजर्वेशन बिल है जो, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 24 के बाद 26 में कहा जा रहा है कि ये सेटअप किया जाएगा इसका। तो अब ये जब आपका इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आपका 26 में ये सेटअप किया जाएगा। और ये जो 33% बिल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 33% बिल जिसके बारे में चर्चा आ रही है, ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा उसके अगली बार, यानी कि 2029 से ना। 2029 वाला जो चुनाव होगा उसमें ये चीज लागू होगी। आपको जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें ये देखने को मिलेगी। ठीक है? विमेंस रिजर्वेशन बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और अभी नीड भी उसकी बहुत ज्यादा है। क्यों 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 है नीड उसकी बहुत ज्यादा? थोड़ा सा मैं अलग चल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को चुनने के पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? विमेंस रिजर्वेशन बिल इंपॉर्टेंट इसलिए है बहुत ज्यादा, क्योंकि विमेंस की जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे भारत में, तो वो कितनी है? लगभग लगभग 50%। 50% वुमेन्स का आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में आप कहेंगे तो लगभग लगभग आप 15 मान लीजिए, लगभग लगभग 15% मान लीजिए, मतलब 15 भी पूरा नहीं है, 14 कुछ 14 दशमलव कुछ कुछ है। ठीक है? तो आप 15% के आसपास। और अगर मैं लगभग आपको बताऊं कि पहली जो आपकी आम चुनाव थे उस टाइम पे, जब पहली बार जब ये सेटअप हुआ था, तब लोकसभा में 5% थी। ठीक है? 5% वुमेन्स का रिजर्वेशन था। और अब जाकर के अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, पहली लोकसभा में 5% और अभी में 15%, जो कि डिमांड कितनी हो रही है? 33%। जनसंख्या कितनी है? 50%। तो 50% जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन कितना हो रहा है? मात्र 15%। तो नीड है। अगर आप विधानसभा की बात देखेंगे तो वहां तो और बुरी स्थिति है। क्यों? वहां पर तो 10% से भी कम है। ठीक है? 10% से भी कम है। एक त्रिपुरा ऐसा राज्य आपको मिल जाएगा जो कि 15% के आसपास टच कर रहा है। बाकी कुछ तो ऐसे राज्य मिल जाएंगे जो जहां पर, जैसे कि मिजोरम है, जहां एक भी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? नागालैंड में पहली बार इस बार ऐसा हुआ है कि 2 महिला चुनी गई। तो इसलिए ये बिल है जो, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है? चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, ना कि 81, ठीक है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति गृह मंत्री द्वारा की जाती है। अब ये स्टेटमेंट इसलिए ही डाला गया है क्योंकि जिसने भी वो न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट था कि ये आपका 26 में ये सेटअप किया जाएगा और फिर 29 में लागू। तो आपसे ये गलती ना हो कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति गृह मंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी नियुक्ति है जो वो राष्ट्रपति की। ठीक है? ध्यान में रखना है आपको, प्रेसिडेंट करते हैं। और ये निकाय या संस्था निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है? इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करती है। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षता है जो वो उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त
न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट गलत हैं, एक स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि केवल एक ए आंसर हो जाए, ठीक है। बढ़े आगे। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। आर्टिकल 13 में ये साफ साफ लिखी कि अगर ऐसा कोई भी नियम बनाया गया जो कि पार्ट 3 यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो हिस्सा, वो नियम उतना जितना ऐसा लिखा होगा कि ये गलत है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका खारिज कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। संसद इसमें कटौती या कमी साधारण विधेयक द्वारा कर सकती है, ये गलत है, ठीक है। ये स्थायी नहीं है, ये पार्ट बिल्कुल सही है। संसद इसमें कटौती या कमी है जो वो साधारण विधेयक द्वारा नहीं कर सकती है, इसके लिए उनको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन इसमें करना पड़ेगा, इसलिए गलत हो गया। ये न्यायोचित है, ये जस्टिसेबल है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए अगर किसी का उल्लंघन होता है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो डायरेक्टली आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। तो ये वाला बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर ये गलत हो गया, बाकी 1 और 3 यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी बी आंसर। चलिए अगले को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। कौन सा? भाग 15 है ना, निर्वाचन आयोग से संबंधित है भाग 15, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329, ध्यान दीजिएगा, 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यों, कार्यालय, पात्रता आदि इन चीज से संबंधित है ना। तो ये फैक्ट जब भी आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो इतना तो आप पढ़ते ही हैं कम से कम। भाग 15 है, आर्टिकल 324 से 329 तक है, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें 5 सदस्य होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। फिर इसमें क्या हुआ कि बाद में इसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया, ये 3 सदस्यीय बॉडी बन गई, और फिर उसके बाद वापस से इसको 1 मेंबर कर दिया गया, ठीक है, वापस से इसको 1 मेंबर कर दिया गया। और फिर उसके बाद अगर मैं आपको ईयर बताऊं तो इसका ईयर है 1993, ठीक है। फिर वापस से 1993 में इसको फिर से कैसा कर दिया गया, 3 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, यानी कि 2 सही है, तो केवल 2 बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। सचिवालय है जो इसका नई दिल्ली में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इसकी प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? वो आपका 6 साल या 65 साल है ना, जो पहले हो जाए, 6 साल 6 + 65, ठीक है। और किसके बराबर है ये? आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ये पोस्ट मानी जाती है, और हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी वही है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, स्टेम कोशिकाएं केवल मनुष्य, जब भी केवल शब्द आ जाए किसी भी स्टेटमेंट तो सीधे कान खड़े हो जाने चाहिए, सचेत हो जाना है। क्या? केवल मनुष्य, केवल मनुष्यों में पाई जाता है ऐसा नहीं है ना, और सभी जानवरों में ये पाया जाता है, ठीक है। स्टेम कोशिकाएं क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनर्जीवित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है ना। स्टेम कोशिका है क्या? बेसिक स्टेम कोशिका एक रॉ, आप कह सकते हैं रॉ सेल है,
जो कि बेसिकली दो तरह की होती है, ठीक है, दो तरह की होती है। एक आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ना, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका यानी कि भ्रूण स्टेम कोशिका, और दूसरी आपकी अडल्ट, ठीक है, एक एम्ब्रियोनिक और एक आपकी अडल्ट। तो एम्ब्रियोनिक है जो, वो एम्ब्रियो में शुरुआत के जो 4 से 4 टू 7 वीक, 4 टू 7 वीक के दौरान ही बनती है। और अडल्ट वाली है जो, ये कहाँ कहाँ बनती है, ये आपकी मस्तिष्क में, रक्त में, अस्थिमज्जा में, आपके मांसपेशियों में, त्वचा में, हृदय में, लिवर में, सब जगह ये आपका मौजूद है। ठीक, ये आपको फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए था। इसलिए इस फैक्ट के आधार पर जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि स्टेम कोशिका केवल, ना फिर से केवल आ गया, केवल का मतलब आपको ध्यान रखना है केवल मस्तिष्क, रक्त, अस्थि मज्जा में पाई जाती है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि त्वचा में, लिवर में, ये आपको और भी जगह पे मिलती है। तो केवल शब्द जब आ जाए तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होता है, क्योंकि यूपीएससी में कई बार ये चीज देखी गई है कि इस तरह के स्टेटमेंट बना करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बाकी आप देखिए, स्टेम कोशिकाएं क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनर्जीवित कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। और स्टेम कोशिकाओं का उपयोग नई दवाओं की स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें कि क्या है कि ह्यूमन किडनी को, ना ये यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा, करंट बर्निंग इशू करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने लिया था कि ह्यूमन किडनी किडनी को कहाँ पर, सुअर के अंदर जो है वो बनाया गया, ठीक है, वैज्ञानिकों ने बनाया। तो उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया है, स्टेम सेल्स का इस्तेमाल, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का उसमें इस्तेमाल किया। चलिए, तो यहाँ पर क्या है आंसर, इसमें 2 और 3 यहाँ पर सही है, बाकी 2 गलत है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, जीडीपी को किसी अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मतलब अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो वहां पर टोटल आपका जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है, वस्तु एवं सेवाएं हैं जो, वो उसमें काउंट होता है। मतलब जीडीपी की बात करें तो आप साधारण भाषा में ये समझिए कि हमारी जो टेरिटरी है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है टेरिटरी में, ठीक है, तो वो आपका जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, मैं आपको इससे संबंधित एक चीज पहले बता देता हूँ, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में आपने सुना होगा कि अभी एक कंट्रोवर्सी हुई, किस चीज की कंट्रोवर्सी, कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने डाटा जब अपना रिलीज किया था, डेटा जो रिलीज किया एनएसओ ने बेसिकली किया था, एनएसओ मॉस्पी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आपका जो डेटा था वो डेटा है जो, उसमें ये दिया गया था कि जो पहला क्वार्टर है उसका डेटा लगभग लगभग 7.8% आया। ठीक है, अब ये है जो वो पिछले टोटल, अगर आप 4 क्वार्टर काउंट करेंगे पिछले 4, तो उसमें ये सबसे हाईएस्ट है। मतलब ये कुछ इस तरह की खुशखबरी थी कि अगर 100 रन बनाने हैं टोटल, तो 100 में से पहली पारी जो उतरी उसने ही आपके 60 रन बना दिए, तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो पहले क्वार्टर में ही इतना अचीव कर लिया गया था। आज क्या है कि इसका एक कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें कि अपोजिशन का ये है कि भाई इसके जो कैलकुलेशन है उसमें अंतर है, और जो चीज रियल है उसको नहीं दिखाया जा रहा, जबकि इसका कैलकुलेशन दूसरे तरीके से किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, उस आर्टिकल में ही एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें ये न्यूज थी। देखिए, एग्जाम्पल ये है, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 100 ट्रैक्टर हैं, टोटल 100 ट्रैक्टर आप बनाते हैं, 2022 में 100 ट्रैक्टर बनाए गए, ठीक है, और कितने के बनाए गए, 100 रुपए के बनाए गए, 100 रुपए के बनाए गए। 100 ट्रैक्टर जब 100 रुपए के बनाए गए तो टोटल कितना हुआ इसका, ये हो गया आगे 10,000 रुपए। ठीक है, एक तरीका। अब 2023 आ गया, 2023 में क्या हुआ, आपने 100 की बजाय बनाए 110 ट्रैक्टर। ठीक है, 110 ट्रैक्टर बनाए और आपने कीमत इसकी 100 रुपए ही रखी, तो यानी कि क्या हो गया, 11,000 रुपए हो गया। ठीक है, 11,000 हो गया। ठीक है, 11,000 हो गया। यहां पर समझिए कि अंतर किसमें आया है, जो सामान बनाया गया है उसमें अंतर आया है। ठीक है,
मतलब पहले आप 100 बना रहे थे, अब आपने बढ़ाया, मतलब ग्रोथ हो रही है। आप पहले, अब यहाँ पैसा नहीं बढ़ा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी एक और कंडीशन हो सकती है, इसका विपरीत अगर आप लें, 2023 में 100 ही ट्रैक्टर बने, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, जिसकी वजह से कीमत 110 हो गई, तो भी तो यहाँ पर 11,000 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 10% की वृद्धि है, हमें खुश मनानी चाहिए। लेकिन दूसरा आंकड़ा ये भी तो है कि यहाँ पर भी तो 10% की वृद्धि है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, यहाँ पे तो महंगाई बढ़ गई है। ये होता है आपका रियल और नॉमिनल में अंतर। नॉमिनल और रियल, वास्तविक और नॉमिनल का जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि नॉमिनल क्या होता है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन जुड़ा होता है, महंगाई जुड़ी होती है, और वास्तविक क्या होता है, उसमें से क्या है, आप बस महंगाई वाला पार्ट हटा दो तो फिर रियल कीमत समझ में आती है। ठीक, ये डिफरेंस होता है। अब आप समझिए इसको, इसको अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये तो स्टेटमेंट ठीक है, तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा ये पढ़िए, बाजार मूल्य को जोड़कर, बाजार मूल्य को जोड़कर जो कुल जीडीपी देखी जाती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। गलत है ना, उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, नॉमिनल और रियल में बस यही अंतर है कि नॉमिनल वो है जिसमें इन्फ्लेशन भी जुड़ा होता है, और रियल वो है जिसमें से इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल। और यहाँ पर क्या है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी पर पहुंचने के लिए आपका सांख्यिकीविद नाम मात्र जीडीपी से मूल्य मुद्रास्फीति है जो उसको हटा देते हैं। मतलब जो आपका इन्फ्लेशन है उसको हटा देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन हटाने वाला आपका क्या होता है, रियल होता है ना। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगा। तो बताइए, एक सही है और एक गलत है, यानी कि पहला सही है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या है। पॉज कीजिए वीडियो को और इसका आंसर बताइए। आप अगर वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। देखिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए मुझे एक मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, एक मोटिवेशन चाहिए, जिसके लिए अगर आप लाइक करेंगे तभी वो मोटिवेशन आ पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे व्यूज़ होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लाइक होने चाहिए, तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू भी हो पाएगी। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय विलुप्त प्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मई माह में, मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कब हुआ है इस साल, 20 मई को। ठीक है, 20 मई को हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, वेस्टर्न हुलू गिबन, ठीक है, एनवायरमेंट सेक्शन का है। हुलू गिबन भारत में पाई जाने वाली अनेकों वानर यानी कि एप प्रजाति में से एक है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के जंगल में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये अधिकतर आपको कहाँ मिलेगी, ये नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से देखने को, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। और अगर आप, इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है असम के जोरहट में, जोरहट जिले में, ये असम के जोरहट जिले में है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि यहाँ पर लिखा है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो ये गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, वेस्टर्न हुलू गिबन आईयूसीएन की विलुप्त प्राय प्रजाति, यानी विलुप्त प्राय मतलब एंडेंजर्ड, ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। ये सही स्टेटमेंट है। चौथा देखते हैं, एशियाई शेरों की पिछले 20 सालों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसे आईयूसीएन की विलुप्त प्राय जाति का श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। ये स्टेटमेंट देखो गलत हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इसका सही है, एशियाई शेरों की पिछले 20 सालों में बढ़ती हुई प्रजाति। ठीक है, तो इसमें ये तो बात सही है कि बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, टोटल अगर मैं काउंट आपको बताऊं तो टोटल काउंट इसका कितना है, 674। ठीक है, 674 इसका काउंट हो गया। लेकिन अभी भी ये आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, प्राय श्रेणी में आती है ये अभी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रहा है कि बाहर निकाल दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देखिए गलत है और 2 सही है। कितने सही है, 2, यानी कि बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। एवोकाडो फल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। करंट अफेयर्स का है। भारत ने हाल ही में केन्या से
केन्या से एवोकाडो फल का निर्यात शुरू किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, केन्या एवोकाडो फल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे बड़ा तो कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको सबसे बड़ा है। केन्या आपका 6वें नंबर पर आता है। ठीक है, केन्या है जो ये आपका किस में आता है? 6th नंबर पे, 6th प्लेस पे आता है, 6वें नंबर पर आता है। एवोकाडो फल का उत्पादन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। ये स्टेटमेंट है जो ये वाला भी सही है। तो पहला और तीसरा यानी कि 2 सही हो गए, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि इसके बारे में भारत में इसका काफी कम प्रोडक्शन। भारत में आपका वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आपका ये वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक भी ले सकते हैं, मतलब साउथ वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है और यहाँ पर काफी कम प्रोडक्शन होता है। और केन्या से 8 साल से बात चल रही है, जो कि अब जा करके फाइनल हो पाया है। तो केन्या के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि उनको क्या मौका मिलेगा? भारत में एक्सपोर्ट का बढ़ावा, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको उनके पास क्या है, एक मौका मिला है भारत में कुछ एक्सपोर्ट करने का। आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ठीक है, निर्यात है जो वो बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, खबरों में रहा शब्द मिच्छामी दुक्कड़म। ठीक है, मिच्छामी दुक्कड़म निम्न में से किससे संबंधित? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सनातन संस्कृति से या ताओ धर्म से? अभी जब नई संसद में प्रवेश किया गया तो प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है और ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो भी पास्ट में बुरे चीजें की हैं, जो भी दुर्भावना है, उसके लिए माफी चाहते, मतलब क्षामी का मतलब माफी, क्षमा। ठीक है, जो माफी है वो यहाँ पर जो भी बुरे कर्म, दुक्कड़म का मतलब बुरे कर्म, बुरे कर्मों के लिए माफी के लिए यहाँ पर कहा प्रधानमंत्री ने। ये नई संसद में जब उन्होंने कदम रखा और उसके बाद पहला जो उनका भाषण था उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षामी दुक्कड़म जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, और मैंने बताया था कि इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और पीडीएफ वहाँ पर आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट टाइप करके सर्च करना है तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। जल्दी मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।